हेलो स्टूडेंट, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसपीएन साइंस में गणित ऑफिशियल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग पढ़े थे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कोशिका के मुख्य घटक यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यानी केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। क्या होता है कोशिका द्रव जानते हैं। कोशिका द्रव दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा सिस्टोल, दूसरा होता है हमारा कोशिकांग। जानते हैं सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल क्या होता है, एक सिस्टोल एक जलीय द्रव होता है जिसमें अनेक प्रकार की प्रोटीन होती हैं। दूसरा होता है कोशिकांग। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को करते हैं। तो हम जानते हैं कि मान लो एक कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस है। कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, जो हमारे कोशिका में स्थित द्रव को पर्यावरण यानी बाहर के वातावरण से उसे अलग रखता है, यानी उसे अलग बनाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो जानते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा टर्म है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः छोटा होता है, यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। हमारे 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रायः बड़ा होता है, यानी 10 से 100 माइक्रोमीटर। तीसरा टर्म है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका डीएनए हिस्टोन रहित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। चौथा टर्म है हमारा क्रोमोसोम एक होता है, यानी हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक होता है जो कि धागे जैसे स्ट्रक्चर में आपस में उलझा हुआ होता है। और हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम यानी क्रोमैटिन कह सकते हैं, क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। और लास्ट टर्म है हमारा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं और हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक उपस्थित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिकांगक क्या होते हैं। हमारे कोशिकांगक हमारे सेल ऑर्गेनेल मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अंतःद्रव्य जालिका, दूसरा होता है गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी कहते हैं, तीसरा होता है लाइसोसोम, चौथा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा होता है प्लास्टिड और छठा होता है रसधानियां यानी रिक्तिका। तो हम जानते हैं क्या होता है अंतःद्रव्य जालिका। तो पहला है हमारा अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका को हम इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक विशाल तंत्र होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या होता है झिल्ली युक्त नलिकाओं, यानी बहुत सारी इसमें नलिकाएं होती हैं जो कि झिल्ली युक्त होती हैं तथा सीट का एक विशाल तंत्र होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है गोल अथवा आयताकार थैले की तरह होता है। अंतःद्रव्य जालिका का स्ट्रक्चर गोल या आयताकार थैले की तरह होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अंतःद्रव्य जालिका हमारा 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और दूसरा होता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका को हम लोग कहते हैं RER। RER क्या होता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम संक्षेप में लिख रहे हैं ER, यानी RER यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप जानते हैं क्या होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका या इसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका क्यों कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं
तो यहाँ खुरदुरी दिखाई देती है, बिकॉज इस पे हमारे राइबोसोम लगे होते हैं। अब जानते हैं राइबोसोम क्या होता है। हमारा एक नया टर्म आया है राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। कुछ बुक्स में आपको जॉर्ज पैलाडे भी मिलेगा, यानी राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या होता है? एक सूक्ष्म कण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं हमारे सेल्स में, सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे एमिनो एसिड से यानी एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे एमिनो अम्ल से प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं या एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अब जान लेते हैं राइबोसोम हमारे पाए कहाँ जाते हैं। राइबोसोम प्रायः हमारे अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम और एक नया टर्म में है राइबोसोम। राइबोसोम जितने भी यानी अनेक प्रकार के यानी सारे प्रकार की जो प्रोटीन का निर्माण हमारे राइबोसोम के द्वारा ही होता है। अब फिर अपने टॉपिक पे आते हैं आर। तो आर आपको क्लियर हुआ होगा कि आर खुरदुरी क्यों दिखाई देती है और इसमें राइबोसोम क्या होता है। अब जानते हैं आर का फंक्शन क्या है, यानी आर का मेन वर्क क्या है, कार्य क्या है इसका। तो हम जानते हैं इसका फंक्शन। आर का फंक्शन क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं ई आर होता है हमारे क्या होती है आर क्या होता है। ई जो होता है हमारे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी के साथ जो होता है आर का जो फंक्शन है, आर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न भागों में भेजता है। यानी हमें क्लियर हुआ आर का जो हमारा मेन फंक्शन है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वह तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों में भेजता है। अब इसमें दूसरा टर्म है हमारा एसईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा भाग है एसईआर। क्या होता है एसईआर? अब हम जानते हैं एसईआर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे लिपिड तथा फैट के अणुओं को बनाने में सहायता करता है। यानी वसा और लिपिड के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं, उनको बनाने में सहायता करता है। हमारे एसईआर यानी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका का सबसे मेन फंक्शन जो है वो है जितनी भी हमारी कशेरुकी वर्ग के जंतु होते हैं, उनके यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एसईआर जो होता है जितने भी हमारे कशेरुकी वर्ग जंतु हैं, जैसे हम मानव भी एक कशेरुकी वर्ग का ही प्राणी है या जंतु है, उसमें जो उसके यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा के निराविषीकरण करने, यानी उसमें जो हार्मफुल या कहते हैं इंजूरियस जो हमारे विष या दवा होते हैं उसको न्यूट्रल करने या निराविषीकरण करने का काम करता है। अब हमारा आता है दूसरा टर्म हमारा आता है गाल्जी उपकरण। क्या होता है गाल्जी उपकरण? गाल्जी उपकरण को हम लोग गाल्जी बॉडी भी कहते हैं या गाल्जी काय भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे कोशिका में इसे कैमिलो गाल्जी ने देखा और इसका नामकरण उन्हीं के नाम पर गाल्जी बॉडी पड़ा या गाल्जी बॉडी रखा गया या गाल्जी उपकरण कह सकते हैं। गाल्जी बॉडी को हम लोग गाल्जी क्या भी कहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप में सजी होती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है गाल्जी उपकरण, यानी इसका फंक्शन क्या है हमारे गाल्जी उपकरण का। जो इसका मेन फंक्शन है, अभी हमने पहले पढ़ा कि ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है
उसी को पैकेजिंग यानी स्टोर करने का काम करता है। यानी गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी हमारा जो होता है ईआर के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। और कुछ रेयर केसेस में देखा गया है कि गाल्जी उपकरण में सरल शक्कर यानी सिंपल शुगर हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है। हम कह सकते हैं हमारी सरल शक्कर से एक जटिल शक्कर बनती है। अब इसमें आता है हमारा तीसरा टर्म लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम एक और नाम से जानते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, क्या कह सकते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। हम जानेंगे इसमें क्या होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम किसे कहते हैं, या लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, और लाइसोसोम के कार्य क्या हैं। लाइसोसोम को हम कह सकते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। अब जानते हैं लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम जो होता है हमारे कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने का एक तंत्र है। यानी हम कह सकते हैं हमारी कोशिका के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका खात्मा करने का काम कौन करता है, वो हमारा लाइसोसोम करता है। जब हमारी कोशिका में कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है, जब हमारी कोशिका में कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है, उसकी कोशिका के टूटे फूटे भागों को लाइसोसोम क्या करता है, हमारे उसे साफ करता है। जैसे कोई बाहरी पदार्थ हम मान लें, जैसे बैक्टीरिया या भोजन आता है, तो लाइसोसोम उसे हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पाचित कर देता है, जिससे हमारी कोशिका साफ हो जाती है। अब हम जानते हैं इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आत्मघाती थैली, तो कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी जब हमारी कोई भी सेल्स डैमेज या डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, हमारा फट जाता है, यानी लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है। तो उसके एंजाइम जो होते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि लाइसोसोम में हमारे एक बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो कि उसके टूटे फूटे भागों को पाचित करता है। इसी के साथ लाइसोसोम जब कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण, यानी मेटाबॉलिज्म में उसके जब कोई रुकावट आ जाती है, व्यवधान के कारण जब कोई सेल्स, यानी जब कोई भी हमारी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त यानी डैमेज या डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम यानी हमारे सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्या होता है, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। तो इसके एंजाइम अपनी ही सेल को, यानी अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, यानी अपनी ही कोशिका को कह सकते हैं खा जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, यानी नंबर 4 हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका अंग हमारे, यानी सेल ऑर्गेनल का हमारा चौथा टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, यानी द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज शरीर क्रिया विज्ञानी अल्बर्ट वान कोलिकर ने सन 1857 में की। अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे दोहरी झिल्ली की होती है। जो इसकी बाहरी झिल्ली होती है वह छिद्रित होती है तथा इसकी भीतरी झिल्ली वलय होती है, यानी इसमें घुमावदार होती है। अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है। जीवन में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है हमारा एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसे हिंदी में भी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट ही कहते हैं। जीवन में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं या यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी हमारा जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक ऐसा अद्भुत अंग है जिसमें इसका अपना डीएनए और आरएनए होता है। अतः हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं खुद प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमारा पांचवा टर्म है प्लास्टिड। प्लास्टिड 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 क्या होता है? प्लास्टिड हमारे केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है हमारे केवल पेड़ पौधों में यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड मुख्यतः हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम जानते हैं क्या होता है क्रोमोप्लास्ट और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लास्टिड भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही दिखता है और प्लास्टिड में भी हमारे कुछ कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, यानी प्लास्टिड में भी खुद का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अब जानते हैं इसके टाइप, यानी इसका पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट हमारा लाल व भूरे रंग का होता है जो कि हमारे पादप कोशिकाओं के तने में पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारा सफ़ेद रंग का होता है जो पौधे के सबसे जमीनी भाग में यानी हमारे पादप यानी पेड़ पौधे के जड़ में पाया जाता है। जिस प्लास्टिड में हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का ही एक भाग है हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी जिस प्लास्टिड में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, यानी मेन कार्य क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे यानी पादप अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंगक है रसधानियाँ। रसधानियाँ को हम लोग रिक्तिका भी कहते हैं या इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। रसधानियाँ क्या? वैक्यूल क्या होती है रसधानियाँ? रसधानियाँ में तरल तथा ठोस पदार्थों की थैलियाँ होती हैं। हमारे जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं तथा पादप कोशिकाएं यानी पेड़ पौधों में हमारी रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। रसधानियों का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारी कोशिका में कोई अतिरिक्त जल या कोई अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है तो उसे हमारी रसधानियाँ निष्कासित करती हैं, यानी उसे बाहर निकालने का काम करती हैं। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि हमारे पादप रसधानियाँ यानी पेड़ पौधों की रिक्तिकाओं में एक द्रव्य होता है। वो द्रव्य उसमें द्रव्य हो सकते हैं ऐसे हमारा एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल या कार्बनिक अम्ल या एमिनो एसिड होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आज का ये टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यहीं पे समाप्त होता है। और हम जान लेते हैं इसके कुछ फैक्ट यानी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कि क्या होती है। जो सबसे बड़ी कोशिका हम लोग ने जाना है, इसमें कोशिका हमारी किससे बनी होती है, कोशिका के मुख्य घटक हम लोग जाने हैं। इसमें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जाने, न्यूक्लियस के बारे में जाने हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में जानने हैं, यानी कोशिका द्रव किसका बना होता है, कोशिका अंग। हमने कोशिका अंग के बारे में एक एक करके जाना। सबसे पहले हमने जाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रवी जालिका, दूसरा गाल्जी उपकरण यानी गाल्जी बॉडी, तीसरा होता है लाइसोसोम, चौथा हमने जाना माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा हमने जाना प्लास्टिड और छठवां जाना रसधानी। इसमें जो होता है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा जीव की होती है। और सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स होती हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।